हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो में हम लोग ट्वेल्थ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम लोग कौन से चैप्टर कवर करने वाले हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी सर्किट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और आपका एसी सर्किट 7 एंड 6 13 मार्क्स का चैप्टर है। ये जितने जो मार्क्स ज़्यादा वाले चैप्टर रहते हैं उनमें प्रॉब्लम्स आने के जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो फिजिक्स का आपका पेपर रहता है उसमें देखिए कि एमसीक्यू में ये आपका ये 3 मार्क्स यहाँ पे है। एंड देन आपके ये 2 मार्क्स न्यूमेरिकल्स आपके जो वीएसए होते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर, उसमें भी 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं। फिर सेक्शन बी में 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसमें 5 आपके न्यूमेरिकल आते हैं, 2 × 5। देन सेक्शन सी में 5 × 3, मतलब टोटल 5 मार्क्स, 5 क्वेश्चन 3 मार्क्स के आते हैं, 15 मार्क्स। और इधर 10, कितना हो गया टोटल अभी 25। और सेक्शन डी में आपको 3 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसमें आपके 2 मार्क्स की थ्योरी रहती है, 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल, तो 6 मार्क्स आप यहाँ पे पकड़ लीजिए। आप देख सकते हैं टोटल कितना हो गया, 3 × 5, ये आपका 10, ये कितना हो गया 25। ओवरऑल 36 मार्क्स के आपके न्यूमेरिकल्स फिजिक्स में आते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से एडवांटेज क्या रहता है, आपका पेपर क्या रहता है, फिजिक्स का लेंदी नहीं रहता। जितने न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करते हैं आपको पेपर बहुत जल्दी कम टाइम में फिजिक्स का हो सकता है। अदरवाइज यदि आप सारे थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाओगे तो आपको टाइम लगेगा फिजिक्स में। न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट चैप्टर न्यूमेरिकल, जो भी एचएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ईएमआई हम सॉल्व करेंगे पहले। जैसे कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी एचएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रोवाइड कर चुकी है। हमारे पास पीडीएफ है। आप पहले हम लोग इस चैप्टर के एमसीक्यू देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हेनरी इज इक्विवेलेंट टू, ये इसका आंसर क्या होगा? हेनरी जो होता है आपका बेसिकली क्या रहता है, हेनरी इज़ द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस होते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस होते हैं। बेसिक फॉर्मूला मैं बताता हूँ, एल इक्वल टू dy/dt, एल के लिए तो एल क्या हो जाता है, E/dy/dt। यहाँ पे E/di ये आपका क्या होता है, वोल्टेज अपॉन करंट, ये क्या होता है आपका रेजिस्टेंस, ओहम। और टाइम दिया है नीचे, ये क्या हो गया, ओहम पर सेकेंड। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, सी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ का करेक्ट आंसर क्या है, सी, पहला एमसीक्यू। ओके, नेक्स्ट आपका क्या दिया है, द सेकेंड क्वेश्चन, इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें आपका नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। स्टेप अप का मतलब क्या होता है, आपको वोल्टेज इंक्रीज करना है। वोल्टेज इंक्रीज करने के लिए आपका जो ये है नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा होना चाहिए। इस चैप्टर में ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, NS, करेक्ट आंसर विल बी A। ओके, अ ट्रांसफार्मर कन्वर्ट्स 240 वोल्ट AC टू 60 वोल्ट AC, द सेकेंडरी है 75। देखो अभी 240 वोल्ट से किस में कन्वर्ट हो रहा है, 60 में। आपका वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये ट्रांसफार्मर क्या है, स्टेप डाउन है। ठीक है, सेकेंडरी है 75 टर्न्स, मतलब ये देखो ये जो पहला वोल्टेज दिया रहता है वो आपका क्या है, ई पीक है, ये आपका ES है। बोल रहा है सेकेंडरी के पास कितना टर्न्स है, 75। तो नंबर ऑफ टर्न्स पूछ रहा है किसका, प्राइमरी का। आपने ट्रांसफार्मर पढ़ा रहेगा तो ट्रांसफार्मर में रिलेशन क्या रहता है, वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, तो EP/ES इक्वल टू NP/NS। आपको यहाँ पे क्या निकालना है, 240 पुट कर दो, आपको यहाँ पे ENP निकालना है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। ES कितना दिया है 60, NP आपको निकालने का है, NS कितना दिया 75। इसको आपने कट किया, 6 4 जा 24, ये आपका कितना हो गया 4। NP इक्वल टू क्या हो गया 75 × 4, 300 टन्स। ऑब्वियसली आपका पहले जो टन्स थे ज़्यादा रहेंगे, बाद में टन्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। आपका करेक्ट आंसर विल बी यहाँ पे क्या होगा, D। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चौथा क्वेश्चन आपको क्या दिया है यहाँ पे, अ मीटर गॉस ट्रेन इज हेडिंग नॉर्थ विथ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। सो इसको पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा 5/18, 18 3 जा 54, 15 मीटर पर सेकेंड। आपका बी का वैल्यू कितना दिया है, 3 × 10⁻⁴ टी। आपका ईएमएफ पूछा है कितना इंड्यूस होगा। सो आपको यहाँ पे बी दिया है और मीटर गॉस ट्रेन दिया है। मीटर गॉस ट्रेन के लिए आपका जो लेंथ होता है, डिस्टेंस बिटवीन द टू रेल्स, वो क्या होता है 1 मीटर। सो यहाँ पे आपको ईएमएफ इंड्यूस है, इसका आपने डेरिवेशन पढ़ा रहेगा। फॉर्मूला क्या होगा, वी एल बी। सो बी 3 × 10⁻⁴, एल आपका 1, वेलोसिटी कितना है आपको 15। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 3 जा 45, 45 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा 4.5 मिली वोल्ट। ठीक है, E इक्वल टू। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, स्टेप अप ट्रांसफार्मर द रेशो ऑफ टर्न्स इज। स्टेप अप है, स्टेप अप में क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। तो जो टर्न्स इज मतलब यहाँ पे आपको टर्न्स रेशो पूछा है। सो टर्न्स रेशो क्या होता है, NS/NP। सो यहाँ पे आप देखोगे NP को मैंने ये साइड ले लिया तो इधर क्या बच गया 1। सो आपका यहाँ पे NS/NP क्या होता है, ग्रेटर देन 1। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, फिफ्थ का ए, और ये फोर्थ का करेक्ट आंसर 44.5 मिली वोल्ट है। इसका क्या आंसर है करेक्ट, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। इन अ कॉइल ऑफ मेटल वायर इज केप्ट स्टेशनरी, एक सेकेंड इसको और डाउन कर लेता हूँ। इन अ कॉइल ऑफ मेटल वायर इज केप्ट स्टेशनरी इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यदि आप किसी भी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में स्टेशनरी रख देते हो, ओके, तब उसमें कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता। एज पर फैराडेज फर्स्ट लॉ, जब भी आपका जो मैग्नेटिक फील्ड लिंक है कॉइल के साथ चेंज होता है, तभी इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि यदि आपका मैग्नेटिक फील्ड आइदर स्टेशनरी रहे, कॉइल मूवमेंट करे, या कॉइल स्टेशनरी रहे, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, तब ईएमएफ इंड्यूस होता है। यदि आपका मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल दोनों स्टेशनरी रहेंगे, सो देयर विल बी नो एनी नो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो करंट भी नहीं आएगा। सो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, सी, नाइदर करंट नॉर ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड। ठीक है, सो इस तरह से हम लोग ईएमआई के प्रीवियस ईयर के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब थ्योरी क्वेश्चन आपको पता ही होगा इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है। सो आप यहाँ पे जो भी क्वेश्चन लिखे, ये जो भी आर मेंशन किया है वो रिड्यूस सिलेबस का पार्ट है। सो उसको आप मत देखिए, जो उसके अलावा जो क्वेश्चन है आप उनको उनकी थियरी पढ़ लीजिए। इनकी थियरी के लिए यदि आपको नोट्स चाहिए तो मैं आपको नोट्स यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, ये दोनों चैप्टर के, ईएमआई और एसी के, वो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, लेट्स सीधे सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम। सो इसके जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्रॉब्लम्स है वो मैंने ऑलरेडी सॉल्व किए हैं। जैसे कि न्यूमेरिकल्स में देखते हैं, पहला आपका यहाँ पे क्या है 12.3 लेंज लॉ। सो ये न्यूमेरिकल्स मैंने ऑलरेडी सॉल्व किए, मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सो दैट आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो इस वीडियो के लिए। सो प्रॉब्लम में क्या लिखा है, अ कॉइल हैविंग 50 टर्न्स एन एरिया ऑफ 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इस प्रॉब्लम में आपको टर्न्स दिया हुआ है 50 टर्न्स कॉइल का, एरिया कितना दिया है 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, 800 इंटू -4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर आपको क्या दिया है, प्लेन इज परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन। आपको बी दिया हुआ है, सॉरी, बी आपको कितना दिया है 5 इंटू 10⁻⁵ इफ द इट इज़ पुल्ड आउट ऑफ द फील्ड। सो पहले क्या था कि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल था, ठीक है, इसको आपने बाहर पुल कर लिया, बाहर पुल कर लिया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, जीरो। इसलिए यहाँ पे आपको पता है बेसिक फार्मूला ई का क्या है, ई इक्वल टू dy/dt, φ1 - φ2/dt। आपका इनिशियली फाई है बट बाद में φ2 क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि आपका यहाँ पे कोई फील्ड नहीं है, राइट, इसलिए जीरो ले लिया। ये फाई क्या होता है, आपका बेसिक फार्मूला है एन ए बी कॉस थीटा। फाई इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ बी एन एरिया, ये एरिया, ओके। थीटा क्या, एंगल बिटवीन, क्योंकि यहाँ पे आपका जो फील्ड है ये परपेंडिकुलर को प्लेन को है, तो थीटा क्या हो जाएगा, जीरो, 90 नहीं,
बेसिकली ये जो एंगल होता है, ये एंगल आपका, ये जो प्लेन है कॉइल का, उस पे जो नॉर्मल यदि हमने ड्रॉ किया, नॉर्मल नॉर्मल वेक्टर और ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के जो एंगल रहता है उसको ये थीटा बोलते हैं यहाँ पे। सो इफ आपका कॉइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब दिस नॉर्मल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए थीटा क्या हो गया, 0। इसलिए यहाँ पे इस प्रॉब्लम में यहाँ पे कॉस थीटा कॉस 0 1 लिया है। बाकी डेटा पुट कर दीजिए। नंबर ऑफ टर्न्स आपको 50 दिया है, ये एरिया दिया है -4 10⁻⁴ 800 इंटू, वो आपको समझा ना, सेंटीमीटर स्क्वायर किया, इसलिए 1 मीटर इज सेंटीमीटर इक्वल टू -2, इसलिए -4 पुट कर दिया। टाइम आपको दिया ही गया है, कितना दिया है, 2 सेकेंड, इसलिए 2 सेकेंड पुट किया और सॉल्यूशन रेडी है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड सेक्शन क्या है आपका, मोशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सो ये सेक्शन में क्या है कि आपको ये E इक्वल टू BLB और हाफ E इक्वल टू हाफ BLB, ये आपने दो डेरिवेशन किए रहेंगे। पहला डेरिवेशन क्या है, इफ़ आप करंट कैरिंग कंडक्टर को जस्ट एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं तो क्या EMF इंड्यूस होगा, और एक रोटेटिंग बार्ड को जब मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करते हैं तो क्या EMF इंड्यूस होगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। जैसे कि प्रॉब्लम में दिया गया है कि द डिस्टेंस बिटवीन द विंग्स टिप्स ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज 40 मीटर। सो ये डिस्टेंस को L ले लिया। फाइंड द EMF इंड्यूस्ड बिटवीन द विंग टिप्स व्हेन इट्स फ्लाइज हॉरिजॉन्टली एट 1000 किलोमीटर पर आवर। सो स्पीड आपका 1 किलोमीटर पर आवर में है, उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया। एंड इट कट्स द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक इंडक्शन 4 × 10⁻⁵ वेपर पर मीटर स्क्वायर। सो आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या है, 4 × 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर। सो आपको EMF इंड्यूस निकालना है। सो EMF इंड्यूस है, ये आपका विंग्स जो है एक कंडक्टर की जैसे ही है। सो इसमें जो आपका फॉर्मूला है EMF इंड्यूस का, E इक्वल टू BLB। सो ये फॉर्मूला यूज़ करना है आपको। B का फॉर्मूला दिया हुआ है, L का डेटा L का वैल्यू दिया है, सब पुट कीजिए, आपको आंसर आएगा। ओके, सो E इक्वल टू 0.45 वोल्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको दिया है, ये सिंपल प्रॉब्लम है। सो कंडक्टर ऑफ लेंथ आपको 0.3 मीटर मूव्स विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, आपको B दिया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, E इक्वल टू BLB फॉर्मूला यूज़ किया, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया है आपको सॉरी थर्ड, अ मेटल रॉड ऑफ 1/√π मीटर लॉन्ग्स, ये फेवरेट प्रॉब्लम है एग्जाम का, रोटेट्स अबाउट वन ऑफ इट्स इन परपेंडिकुलर, एक एंड पे रोटेट हो रहा है, तो यहाँ पे आपको रोटेटिंग बार्ड वाला फॉर्मूला आएगा, जैसे कि E इक्वल टू BLB। ओके, आपको B दिया हुआ है यहाँ पे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय द रॉड पर सेकेंड, मतलब आपको फ्रीक्वेंसी पूछा है। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड मतलब फ्रीक्वेंसी। इफ़ द EMF इंड्यूस कितना दिया है, 16 मिली वोल्ट। सो आपको E का वैल्यू दिया है ऑलरेडी, 16 मिली वोल्ट मतलब 16 × 10⁻³ सो आपका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ BLB। B क्या होता है आपका, R ओमेगा, यार यहाँ पे R ओमेगा क्या रहेगा आपका, ये लेंथ होगा, इसलिए यहाँ पे ऐसा पुट कर दिया। इसलिए आपका फाइनल फार्मूला क्या है, हाफ B ओमेगा L²। ओके, सो सब डेटा आपको दिया है, आपको ओमेगा निकालना है। सो ओमेगा ये आप सॉल्व करोगे, ओमेगा क्या होता है आपका 2πn। ओके, वो डेटा भी पुट कीजिए, कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से और आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। ठीक है, सो इस तरह हम लोगों ने ये भी सेक्शन सॉल्व कर लिया। सो बाकी जो रिमेन जैसे 12.6 सेक्शन है, ये आपका रिड्यूस सिलेबस का पार्ट है। सो ये आपके एग्ज़ाम में नहीं है ये साल। यहाँ पे एक पार्ट रह गया लास्ट, जिसमें एक MCQ क्वेश्चन दिया है म्यूचुअल इंडक्शन का। सो म्यूचुअल इंडक्शन आपको पता ही रहेगा कि दो कॉइल के बीच का इंडक्शन है। सो द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन आपको दिया है M इक्वल टू 2H। बोल रहा है कि कैलकुलेट द इंड्यूस EMF इफ करंट ऑफ 4 एम्पियर इज कट ऑफ इन 2.5 × 10⁻⁴ सेकेंड। सो आपका करंट कितना कट ऑफ हो रहा है, 4 एम्पियर इन 2.5 × 10⁻⁴ एम्पियर। तो आपको DI दिया है और DT भी दिया है, तो जस्ट पुट किया है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे बेसिकली आपने फॉर्मूला देखा रहेगा तो माइनस होता है, लेकिन जब प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसको ऐसा मॉड में लेके सॉल्व कीजिए, क्योंकि आपकी ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में हम आंसर निकाल रहे हैं। सो सारे वैल्यूज़ डालो, आपको आंसर मिलेगा 3.2 × 10⁴। ओके, सो इस तरह हम लोगों ने EMI के सारे PYQs न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए हैं।
लेट स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर एसी सर्किट। सो ये एसी सर्किट के ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में प्रॉब्लम है। ये भी आपका 6 मार्क्स का चैप्टर है। 3 मार्क्स की थियरी, 3 मार्क्स के प्रॉब्लम, या 3 मार्क्स की थियरी या 2 मार्क्स के प्रॉब्लम, 1 मार्क्स के एमसीक्यू, या 2 मार्क्स का थियरी, 3 मार्क्स के प्रॉब्लम और 1 मार्क्स के एमसीक्यू, ऐसी प्रोबेबिलिटी रहती है इस चैप्टर पे। सो स्टार्ट करते हैं। इसके एमसीक्यू पहले देख लेते हैं। सो जस्ट अ सेकेंड, मैं नया, ये आपको पीडीएफ जो भी है ईएमआई की आपको मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई रहेगी। सो आपको ईएमआई का, मैं आपको ये प्रॉब्लम का जो भी सॉल्व किया है उसकी भी लिंक दूंगा, और प्लस इसकी थ्योरी पढ़ने के लिए भी आपको एक नोट्स दूंगा, ठीक है। सो लेट स्टार्ट एसी सर्किट के एमसीक्यू। तो यहाँ पे जैसे कि इन प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट, ये लीडिंग इन लैग वाले थ्योरी क्वेश्चन है। सो जब भी आपका रेजिस्टिव एसी सर्किट रहता है तब कुछ भी लैग नहीं करता, मीन्स करंट जो होता है ये इन फेज होता है ईएमएफ के साथ। तो यहाँ पे आपका सीधा आंसर क्या आ जाएगा, सी। स्ट्रेट फॉरवर्ड था। इन एलसीआर सीरीज सर्किट एट रेजोनेंस, पावर फैक्टर आपके सिलेबस से ओमिट है, सो ये वाला एमसीक्यू हम नहीं देखेंगे, ओमिटेड फ्रॉम द सिलेबस फॉर दिस ईयर, और रिड्यूस सिलेबस का पार्ट है। इन सीरीज एलसीआर सर्किट एट रेजोनेंस अप्लाइड ईएमएफ एंड करंट आर, जब भी रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस के टाइम पे आपका जो इम्पिडेंस होता है, इम्पिडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी, कौन सा, सीरीज एलसीआर में, ठीक है। सो एट रेजोनेंस क्या होता है आपका, ये एक्सएल और एक्ससी क्या हो जाता है, इक्वल, तो आपका जो इम्पिडेंस हो जाता है जेड इक्वल टू आर, मतलब सर्किट बिहेव्स एज ए रेजिस्टिव। और रेजिस्टिव सर्किट के लिए हमने अभी देखा करंट ईएमएफ क्या होता है, सेम फेज, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी। फोर्थ एमसीक्यू, अ करंट इन एसी सर्किट लैग्स बिहाइंड द अप्लाइड ईएमएफ बाय 90 डिग्री। आपका क्या लैग कर रहा है, करंट इज लैगिंग द ईएमएफ। जब करंट लैग होता है तो समझ जाना वो क्या है, आपका इंडक्टर है, और जब वोल्टेज लैग करेगा तो समझ जाना क्या है, कैपेसिटर। इसलिए इसका आंसर, यहाँ पे करंट लैग कर रहा है इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी, ओनली इंडक्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जस्ट अ सेकेंड। सो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, रिएक्टेंस ऑफ कॉइल कितना दिया है, एक्सएल इक्वल टू 157 ओम, फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, 100 हर्ट्ज, द करंट लैग्स बिहाइंड द ईएमएफ 45 डिग्री, करंट ईएमएफ के कितना पीछे है, 45 डिग्री, द इंडक्टेंस ऑफ कॉइल इज, ठीक है। सो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, करंट लैग्स बिहाइंड द ईएमएफ बाय 45 डिग्री, इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। सो आपको एक्सएल दिया गया है, फाई दिया गया है, और एल निकालना है आपको। सो एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, 2 पाई एफ एल, ओके। सो यहाँ पे एक्सएल का वैल्यू आप 157 डाल दीजिए। 2 पाई क्या होता है आपका, 2 इंटू 3.14, एफ कितना दिया है आपको, 100 हर्ट्ज, एल, सो ये 100 और ये 314, ये कितना हो जाएगा, एग्जैक्ट 314, इसके आप इसको कट करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो एल कितना हो जाएगा आपका 1/4। आंसर क्या होगा आपका 0.25 हेनरी। सो यहाँ पे आप आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, ए। ये फेज एंगल आपको ऐसे ही दिया गया है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन क्या दिया है, इन एसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू प्योर कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। सो वोल्टेज क्या करेगा यहाँ पे, लैग करेगा। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट बाय फेज एंगल, करेक्ट आंसर विल बी सी। 7th क्वेश्चन, in series LCR circuit at resonance phase difference between current EMF of source is, एट रेजोनेंस क्या होता है, करंट और ईएमएफ क्या रहेंगे, इन फेज, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, डी, बिकॉज एट रेजोनेंस सीरीज एलसीआर सर्किट एक्ट एज अ रजिस्टिव। क्वेश्चन नंबर 8, आपको आर दिया है, एक्सएल दिया है, एक्ससी दिया है, आर इज 3, एक्सएल इज 8, एक्ससी कितना दिया है 4। सो इम्पिडेंस क्या होगा, जे इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्ससी माइनस एक्सएल माइनस एक्ससी, तो ये 3 का स्क्वायर, ये दोनों का डिफरेंस 8 माइनस
8 माइनस 4 करेंगे कितना आएगा आपका 4 आएगा। 16 और 9 कितना 25, ये 5 हम हो गया। सो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो गया सी। ठीक है, सो इस तरह हम लोग ने एसी सर्किट की एमसीक्यू प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिए। फिर लेट्स देखते हैं इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। सो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी सॉल्व किए हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए। सो आपका टाइम सेव करने के लिए मैंने ऑलरेडी ये सब सॉल्व कर दिया है। सो दैट आप जस्ट इसको एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप एक बार इसका सॉल्यूशन पीडीएफ है एक बार वापस प्रैक्टिस कर लेना एंड वेरीफाई इट। सो 13.3 यहाँ पे पहला प्रॉब्लम आपको इक्वेशन दिया गया है। सो इक्वेशन मैंने लिख दिया, एक रजिस्टर दिया गया 10 ओहम। कैलकुलेट द आरएमएस करंट थ्रू द सर्किट एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सर्किट। सो आपको पहले यहाँ पे जो इक्वेशन दिया गया है ये वाला आपको पहले कंपेयर करो आपके जनरल इक्वेशन से, ठीक है। सो ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ टी, अभी कंपेयर किया तो आपको ई की नॉट क्या मिला 100 वोल्ट मिल गया 2, और ये जो पूरा 2 पाई एफ टी है इसकी जगह पे यहाँ पे क्या है 100 पाई टी, सीधा सीधा पुट कर दो, इसके बाद कैंसिल करो जो जो सेम है तो आपको फ्रीक्वेंसी भी मिल गया। आपको आई आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट पूछा है तो आई आर एम एस क्या हो गया ई आर एम एस बाय आर, ई आर एम एस क्या होता है ई नॉट बाय रूट टू, ठीक है। ई आर एम एस आपका ई नॉट बाय रूट टू भी होता है और 1 बाय रूट टू का जो वैल्यू होता है 0.707 भी होता है, ठीक है। सो बाकी सब वैल्यूज़ आप डाल दो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सी ऐसे ही कंपेयर करने वाले आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, जब भी एसी सर्किट में आपको पूछे करंट और वोल्टेज तो समझना वो क्या पूछ रहा है आपको ई आर एम एस एंड आई आर एम एस पूछ रहा है, ओके। जब भी आपको पिक वैल्यू ऐसा वर्ड लिख के लाए तभी आप ऐसा ई नॉट या आई नॉट निकालना, अदरवाइज पूछा फाइंड आउट द करंट और ईएमएफ इन एसी सर्किट तो आपको समझ याद रखना आपको हमेशा आरएमएस वैल्यू निकालना है करंट और ईएमएफ दोनों का, ठीक है। अदरवाइज बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं हमको पिक वैल्यू निकालना है कि आरएमएस वैल्यू निकालना है, बट एसी सर्किट में जब भी आपको करंट और ईएमएफ पूछे समझ जाना आपको आरएमएस वैल्यू निकालना है। सो एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ गिवन बाय सेम आपको इक्वेशन दिया गया है, रेजिस्टेंस दिया है, आपको पिक वैल्यू निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है और आरएमएस करंट थ्रू द सर्किट निकालना है। सेम हमने वापस यहाँ पे इक्वेशन लिखा, कंपेयर किया, ई नॉट निकाला, फिर आपको यहाँ पे एफ निकाल लिया, आई आर एम एस निकाला, सेम इस प्रॉब्लम सेम जैसे ऊपर किया था, आई आर एम एस ई आर एम एस बाय आर, ई आर एम एस क्या होता है ई नॉट बाय रूट टू, और उसको सॉल्व किया, आई आर एम एस भी आ गया, ओके। पिक वैल्यू ऑफ ई एम एफ तो आपको कंपेयर करते ही यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। सो इस तरह ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया गया 13.3 तो आपका सिलेबस रिड्यूस सिलेबस का पार्ट है सो हम वो नहीं किए। नेक्स्ट दिया है आपको 13.4, आपको इक्वेशन दिया गया है इट इज़ अप्लाइड टू बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 110 ओहम, पिक वैल्यू निकालना है, इफेक्टिव वैल्यू निकालना है, इफेक्टिव वैल्यू मतलब आरएमएस, फ्रीक्वेंसी निकालना है, इन पीरियड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, करंट का निकालना है। सो आपको डेटा दिया गया है, आर दिया है, कंपेयर किया तो क्या मिला आपको ई नॉट मिल गया, ओमेगा मिल गया, ठीक है। सब आप ये सेम प्रॉब्लम है ऊपर आपको यहाँ पे सॉल्व करके दे दिया है, आप इसको देख भी लेंगे तो समझ जाएंगे। सो ये तीनों प्रॉब्लम सेम टाइप के ही थे। सो नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट 13.5। तो जैसे आपको पता रहेगा कि सीरीज रेजिस्टिव सर्किट होती है, कैपेसिटिव सर्किट होती है, इंडक्टिव सर्किट पढ़ा है आपने, फिर आपने सीरीज एलसीआर पढ़ा है, ये 4 सर्किट आपने मेन पढ़ी हुई है। फिर इसके बाद आपने रेजोनेंस सर्किट पढ़ी है, सीरीज एलसीआर एंड पैरेलल एलसी सर्किट। सो ये 5 सर्किट हमने पढ़ी हुई है। सो यहाँ पे बेसिकली हमको रेजिस्टिव, कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव एंड सीरीज एलसीआर वाले ये सेक्शन में प्रॉब्लम्स दिए हैं। ये प्रॉब्लम्स में आपको मैक्सिमम 3 मार्क्स के लिए आते हैं, इसमें से फेवरेट प्रॉब्लम्स है जैसे कि कैपेसिटेंस, आपको पता रहेगा कि जो भी कैपेसिटर और इंडक्टर का रेजिस्टेंस रहता है उसको रिएक्टेंस बोलते हैं। सो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है एक्सी इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी, और एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस का 2 पाई एफ एल। सो ये प्रॉब्लम में देखो कैपेसिटेंस दिया गया है, ईएमएफ दिया गया है आपको, फ्रीक्वेंसी दिया गया है 100 साइकिल पर सेकेंड, ओके, और एक्सी निकालना है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपको डेटा डालना है, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। 13.5 का सेकेंड आपको रिएक्टेंस निकालना है ये 2 फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है, और इंडक्टर कॉइल का इंडक्टेंस सेम दिया है। सो इंडक्टेंस दिया है, ये दोनों फ्रीक्वेंसी पे आपको इसका रिएक्टेंस निकालना है।
सो इसलिए इसको फॉर्मूला क्या है रिएक्टेंस का, एक्सएल इक्वल टू 2πfl। सो इसको ऐसे साइड बाय साइड मैंने सॉल्व किया है। आप इसको में आपको क्या करना है, सिर्फ फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट वो पुट कीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम 13.5 का थर्ड। सो ये प्रॉब्लम आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ऐसे बहुत प्रॉब्लम, इसके सारे आगे वाले प्रॉब्लम ऐसे ही है। आपको पिक वैल्यू दिया है 110 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी दिया गया है, आर दिया गया है, एल दिया गया है, सी दिया गया है। पूछ रहा है इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालो, कैपेसिटी रिएक्टेंस निकालो, देन इम्पिडेंस निकालो। सो ये आपको ऐसे 3 मार्क्स के लिए प्रॉब्लम आते हैं बहुत। तो आपको डेटा दिया गया, जैसे एक्सेल जो होता है ओमेगा एल होता है, और ओमेगा क्या होता है 2πfl। आपको सब डेटा दिया गया है, यहाँ पे आपको पुट करना है, कैलकुलेट करना है। एक्स सी क्या हो गया 1/ओमेगा सी, ओमेगा इज अगेन 2πf, डेटा डालो निकालो। बट हाँ, इम्पिडेंस निकालते वक्त आपको यहाँ पे एक चेक करना है कौन सा बड़ा है। एक्स सी बड़ा है, इसलिए फॉर्मूले में आप एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर लिखोगे। वैसे मैटर नहीं करता, क्योंकि स्क्वायर है, निगेटिव भी रहेगा तो स्क्वायर ऑफ निगेटिव नंबर इज पॉजिटिव। सो एक्सएल माइनस एक्स सी भी रहेगा तो भी तो यहाँ पे बस एक बार चेक कर लो, ऐसा जस्ट एक लिखने का एक बोलते हैं ना स्टाइल है, ये चेक करो आप ऐसा। ओके, सो इस तरह आप इसमें कैलकुलेट करोगे तो आपका फाइनल आंसर, मैंने ऑलरेडी ये कैलसी से मैंने सोल्व करके दे दिया है, आप इसको वेरीफाई कर कीजिए लॉग से। ओके, मोस्टली सही रहेगा, मैंने इसको वेरीफाई किया है। ओके, 13.54 सेम प्रॉब्लम है, आपको इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव निकालना है, फाइंड इम्पिडेंस। पूरा प्रॉब्लम सेम ही है जैसे हमने अभी ऊपर 13.5 का किया। यहाँ पे भी हमने चेक किया कौन बड़ा है, फिर यहाँ पे ऐसा एक्स सी माइनस एक्सएल लिखा है। यदि एक्सएल बड़ा होता तो आपको एक्सएल माइनस एक्सएल लिखना पड़ता। ठीक है, ये सेम प्रॉब्लम, लेकिन बहुत सारे बच्चे कैसे कैलकुलेशन में ही मतलब थक जाएंगे, नहीं करेंगे। लेकिन ट्राई कीजिए, आप प्रैक्टिस रहेगा, आपको कैलकुलेशन को पहले से सॉल्व किए रहोगे कोई प्रॉब्लम को तो आपको आ जाएगा। ठीक है, 13.5 का फिफ्थ प्रॉब्लम भी क्या पूरा सेम है। आपको बस यहाँ पे क्या दिया है, इक्वेशन दे दिया गया है, डेटा लिख के नहीं दिया, तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे कि हमने ये 13.3 में कंपेयर करके ई नॉट और ये फ्रीक्वेंसी निकाली, फिर उसके बाद सेम आपको एक्सएल निकालना है, एक्सी निकालना है, और फिर बाद में इम्पीडेंस बोला है। हाँ, मोर इम्पॉर्टेंट आपको यहाँ पे करंट भी बोला है। करंट बोला है मतलब आपको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, IRMS। करंट बोला है तो मतलब IRMS निकालना है। तो पहले ERMS पता होना चाहिए। आपको ई नॉट दिया गया है तो ERMS पहले निकाल लो, E0/√2 वो डाला, एक साथ कैलकुलेशन कर लो। ठीक है, पुट करो, आंसर आ जाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, करंट इन AC सर्किट मतलब IRMS निकालना है, वोल्टेज इन AC सर्किट मतलब आपको ERMS निकालना है। यदि आपको ई नॉट या आई नॉट है, इसके लिए वर्ड ऐसा लिखा रहेगा, पिक वैल्यू ऑफ करंट, पिक वैल्यू ऑफ EMF, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF। ये ऐसा बोला रहे तो आपको समझना है कि ई नॉट और आई नॉट निकालना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस दिया है, पूछ रहा है कि व्हाट इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको सी दिया है, एफ दिया है, आपको एक्स इक्वल टू 1/2πfc। ये सेम जैसे आपकी पीछे अभी प्रॉब्लम की है ऊपर जो पहले थे। ठीक है, सो इस तरह ये सेक्शन भी ख़त्म हुआ। पावर इन AC सर्किट ये आपका रिड्यूस सिलेबस का पार्ट है, सो यहाँ पे नहीं दिया गया है। हाँ, बस इसमें जैसे कि ये वाला प्रॉब्लम मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है। आपको इम्पिडेंस निकालना है, करंट इन द सर्किट निकालना है, तो आप ये डेटा यूज करके निकाल सकते हैं। आपको आर दिया है, एक्सी दिया है, सॉरी एक्सएल दिया है, एक्सी दिया है, इम्पिडेंस तो निकाल लोगे आप सीधा जे इक्वल टू √r² प्लस एक्सएल माइनस XC²। आई थिंक मैंने ये प्रॉब्लम नहीं किया, आप एक बार ट्राई करना। आपको जेड निकालना है, आर दिया, एक्सएल दिया है, एक्सी दिया है, तो जेड इक्वल टू एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल, तो जेड इक्वल टू √r² प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। आप जेड निकाल लो। फिर आपको करंट पूछा है, तो करंट क्या होगा आपका, ये जो यहाँ पे वोल्टेज दिया है, यहाँ पे लिख के नहीं दिया है कि ये ई नॉट है कि ERMS है। तो बेसिकली ये ऐसा जब भी दे रहे तो हमेशा वो ERMS होता है। सो आपको ERMS है तो IRMS क्या हो जाएगा, करंट ऑफ द सर्किट बोला मतलब IRMS निकालना है। सो ERMS/Z, जो Z आप अभी इधर पहले में निकालोगे वही पुट कर दो, और ये ERMS है, सो ERMS/Z। सो नेक्स्ट सेक्शन क्या है, 13.8 लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। सो रेजोनेंस सर्किट, सीरीज LCR और पैरेलल LC सर्किट, ये हमने पढ़ा हुआ है थियरी में। सो सीरीज LCR में आपका एट रेजोनेंस करंट बिकम्स मैक्सिमम एंड इम्पीडेंस बिकम्स मिनिमम। पैरेलल LC सर्किट का जो रेजोनेंस रहता है उसमें करंट बिकम्स मिनिमम एंड इम्पीडेंस बिकम्स मैक्सिमम। सो इसमें एक ही फॉर्मूला आपको बहुत यूज करना है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी
और आपको ध्यान में रखना है एट रेजोनेंस आपका एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, एक्सी, और एट रेजोनेंस सर्किट बिहेव्स लाइक सीरीज रेजोनेंस में सर्किट बिहेव्स एज अ रेजिस्टिव। ओके, ये सब डेटा थोड़ा सा आप याद रखो, अदरवाइज सारे प्रॉब्लम, इसके 9 प्रॉब्लम पूछे गए हैं PYQs में बोर्ड में, तो ये सारे प्रॉब्लम में सेम है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपको निकालना। जैसे प्रॉब्लम पहला है, आपको यहाँ पे इंडक्टेंस दिया है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दिया गया है आपको, सॉरी ये प्रॉब्लम मैंने आई थिंक उल्टे से सॉल्व किया, मैंने लास्ट वाले प्रॉब्लम जो भी पहले पूछे गए हैं जैसे कि रिसेंटली उनको पहले सॉल्व किया है। सो आपको जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 5 हेनरी इंडक्टर दिया है, कैपेसिटर दिया है, आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालने वाला एफ आर क्या होता है 1/2π√LC। तो 5 दिया गया है, आप पुट कर दो और सॉल्व कीजिए, आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट 13.8, इसमें भी आपको क्या दिया, इंडक्टर दिया गया है, कैपेसिटर दिया गया है, आपको एफ आर निकालना है, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। LC दिया गया है, आप डेटा डालो, आपको मिल जाएगा 13.8 का 7। आपको कैपेसिटर दिया गया है, इंडक्टर दिया गया है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालना है, एफ आर इक्वल टू 1/2π√LC। ठीक है, 6 प्रॉब्लम, इन सीरीज LCR सर्किट इंडक्टर दिया गया है, रजिस्टर दिया गया है, वेरिएबल कैपेसिटर कनेक्टेड अक्रॉस 20 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज सप्लाई। ये 20 वोल्ट क्या है आपका ERMS, 50 हर्ट्ज आपका फ्रीक्वेंसी है, आपको एट वॉट कैपेसिटेंस विल रेजोनेंस अकर, आपको C पूछा है। ठीक है, फाइंड द करेस्पॉन्डिंग करंट, आपको I पूछा है। ये रेजोनेंस है, एट रेजोनेंस क्या होता है आपका XL इक्वल टू XC, मतलब इम्पिडेंस क्या हो जाता है आपका Z इक्वल टू R। सो ये C आपको ये इस फॉर्मूले से आपको ये फिर क्या होता है, ये इसको आपने स्क्वायर किया, आपको ये फार्मूला मिल जाएगा C का। ठीक है, सब डेटा डालिए आप, FR वगैरह सब वैल्यू डालिए, F क्या 50 हर्ट्ज, इसका स्क्वायर कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आई थिंक 6 प्रॉब्लम में एक फाइंड द करेस्पॉन्डिंग करंट भी पूछा है, आई थिंक मैंने वो नहीं निकाला है, तो आप कैसे यहाँ पे करंट IRMS इक्वल टू ERMS/Z करके निकाल सकते हैं। ERMS आपको 20 वोल्ट ऑलरेडी दिया है, यहाँ पे रेजोनेंस में आपका Z इक्वल टू क्या होता है R, तो यहाँ पे अब Z क्या हो गया आपका R, जो कि आपको यहाँ पे 10 वोल्ट दिया है, आप पुट कीजिए, आपका करंट कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है, सो इस तरह से आपने करंट भी मैंने निकाल दिया। ये 6 प्रॉब्लम। सो सेम प्रॉब्लम सब ऐसे दिए गए हैं, आपको हर प्रॉब्लम में यही करना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, करंट निकालना। जैसे कि ये सेम प्रॉब्लम 5th वाला जो अभी हमने ऊपर किया, आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालना है और करंट निकालना है। सो करंट के लिए मैंने जैसे अभी सॉल्व किया, आपको निकालना है करंट थ्रू ईच ब्रांच एट रेजोनेंस। ये पैरेलल है ना, पैरेलल में क्या होता है आपका XL और XC, पैरेलल में क्या होता है करंट डिफरेंट होता है, ओके, वोल्टेज सेम होता है। सो यहाँ पे अभी देखा जाए तो दोनों का करंट क्या आने वाला है, सेम। ओके, जैसे कि आपका XL, जैसे कि मैंने यहाँ पे करंट सेम, मतलब यहाँ पे डायरेक्शन थोड़ा उल्टे होते हैं। जैसे कि IL दिया है, ERMS है, XL है, ये मैंने वैल्यू डाला क्योंकि पैरेलल में करंट वैसे सेम नहीं होता है, इससे वोल्टेज सेम होता है, बट एट रेजोनेंस ये सेम हो जाते हैं क्योंकि माइनस करना रहता है इनको, फिर लैगिंग रहता है। तो ERMS अपॉन XL और यहाँ पे ERMS/XC, जो भी मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ निकाली, जैसे XL 2πfL है, XC क्या है, क्योंकि देखो XL और XC तो सेम है, रेजोनेंस है, ऊपर का वोल्टेज क्या है, सेम है। ठीक है, सो ये दोनों सेम ही आने वाले हैं। ठीक है, इन्हीं हाउ ये XL और XC तो इक्वल ही है, ERMS भी इक्वल है, करंट इस टाइम पे दोनों में क्या रहता है, सेम। ओके, सो इसलिए करंट क्या आएगा, सेम। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, जैसे यहाँ पे क्या दिया है, ये थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम है। ये सब प्रॉब्लम ऐसे 3 मार्क्स के लेते हैं, आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालना है, करंट इन द सर्किट निकालना है। सो सीरीज LCR है तो करंट IRMS/Z, जेड यहाँ पे क्या होता है, R होता है सीरीज LCR में। और क्या निकालना है, वोल्टेज अक्रॉस LNC, वोल्टेज क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, पैरेलल वोल्टेज यहाँ पे क्या रहता है, सेम हो जाता है क्योंकि करंट सेम है सीरीज़ में। तो F निकाला मैंने, फिर मैंने यहाँ पे करंट निकाला, आप देख सकते हैं IRMS ERMS Z,
फिर वोल्टेज क्या होता है, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, राइट। सो वोल्टेज अक्रॉस एल आई आर एम एस इंटू एक्सएल सॉल्व किया, वोल्टेज अक्रॉस सी आई आर एम एस इंटू एक्सी सॉल्व किया, दोनों के लिए वोल्टेज क्या आएगा, सेम आएगा, ओके, तभी वो माइनस होगा, ओके। एट रेजोनेंस है, देखो मैंने ऐसे बता भी दिया, एक्सएल इक्वल टू एक्सी होता है, करंट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या है, दोनों वोल्टेज क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड फॉर्म में सेम होते हैं। 13.8 का 3, आपको इंडक्टेंस दिया है और एक्सी दिया है, आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालना है, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। सो आप जस्ट ये सारे प्रॉब्लम ऐसा देख लेंगे ना तो आपको समझ जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड था। 13.8 का 2, यहाँ पे आपको मैक्सिमम करंट निकालना है, मतलब आपको IRMS ही निकालना है। मैक्सिमम करंट कब होगा, जब आपका इम्पीडेंस सर्किट का क्या होगा, कम होगा। इम्पीडेंस कब कम होता है, जब आपका रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस पे इम्पीडेंस क्या हो जाता है, कम, क्योंकि जेड का जो फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर होता है। सो इम्पीडेंस पे क्या होता है, एक्सएल और एक्सी क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो आपका यहाँ रेजोनेंस पे एक्सएल और एक्सी क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, तो जेड का वैल्यू क्या हो जाता है, कम, ठीक है। सो और करंट क्या हो जाता है, मैक्सिमम। सो मैक्सिमम करंट मतलब आपको एक रेजोनेंस निकालना है, ठीक है। सो ऐसे आपको ध्यान में रखना है सब कुछ कि कब क्या निकालना है। रेजोनेंस कंडीशन रहेगा तो मैक्सिमम करंट रहेगा, तो यहाँ पे एफ आर दिया हुआ था, सी निकाला कि किसके लिए रेजोनेंस होगा, फिर आई आर एम एस निकाला, आई आर एम एस ई आर एम एस बाय जेड, ई आर एम एस दिया हुआ है आपको, जैसे यहाँ पे लिख के दिया है 50 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई, तो यहाँ पे 50 वोल्ट मतलब आपको ई आर एम एस दिया है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो इस तरह ये भी हो गया। पहला क्वेश्चन क्या है, इंडक्टेंस दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, आपको क्या निकालना है, सी। सो यहाँ पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपको ऑलरेडी दे दी गई है, सो आपको सी निकालना है। सो ये भी क्वेश्चन सेम है, एक ऐसे रिपीट हुए पहले भी, ठीक है। सो इस तरह हम लोगों ने इसको आप सॉल्व करेंगे, मैंने ऑलरेडी सब सॉल्व करके दे दिया है, आप वेरीफाई कीजिए अपने साइट पे लॉग से करके कैलकुलेशंस, ओके। सो इस तरह हमने एसी सर्किट के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। सो इस एसी सर्किट के भी थियरी में जो क्वेश्चंस आते हैं उसके भी मैं आपको नोट्स यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, सो दैट इस तरह आपकी 13 मार्क्स कैसे हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम्स का फोबिया होता है, वो नहीं सॉल्व करते, बट एटलीस्ट पी वाई की उसके न्यूमेरिकल्स तो सॉल्व कर लीजिए। सो इस तरह हम लोग बाकी चैप्टर्स के भी मैं आपको वीडियोस दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, शेयर कीजिए वीडियो बहुत अपने कॉलेज ग्रुप्स वगैरह में, सो दैट मैक्सिमम बच्चों का फ़ायदा हो। थैंक यू।